Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdurrahman and I'm teaching you biology. Students, in this session we are going to continue with the gonadal hormones. और gonads क्या होते हैं? These are specialized reproductive structures present inside the human male as well as the female bodies, ovaries और testes के नाम से आप इनको जानते हैं. इनके अंदर specialized secretions पैदा की जाती हैं that perform different functions. क्या functions perform कर रहे हैं? One by one इनको डिटेल से देखते हैं बोर्ड पे. जी स्टूडेंट्स, when we talk about the gonads, आप लोगों को ये याद होना चाहिए कि human females के अंदर there is a pair of ovaries in the lower abdominal part, all right? और इसी तरह human males की जब हम बात करते हैं तो हमें पता है कि descending within the legs there is a scrotal sac और उसके अंदर a pair of testes is present. अब ये जो gonads हैं specialized secretions पैदा कर रहे हैं और इन secretions का आगाज जो है वो development के start से यानी कि embryonic stages से ही हो जाता है और फिर उसके बाद जब तक आप adult होते हैं तब तक ये hormones अपना काम perform करते रहते हैं. अगर किसी जगह पे ये अपना काम सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे तो सीवियर किस्म की कॉम्प्लेक्सिटीज ऑब्जर्व की जा सकती हैं. क्या क्या फंक्शंस ये परफॉर्म कर रहे हैं, कहां से सिक्रीट किए जा रहे हैं, वन बाय वन देखते हैं. द फर्स्ट वन आर द फीमेल गोनेड्स नोन एज द ओवरीज और इनके अंदर जो पहली सिक्रीशन हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स, इट इज एस्ट्रोजन. अब सबसे पहली चीज जो यहाँ पे मैं मेंशन करने जा रहा हूं, इट इज द स्पेलिंग्स ऑफ द एस्ट्रोजन. अब ओ ई के साथ भी इसको इसी तरह से लिख सकते हैं और खाली ई के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं. बोथ आर करेक्ट. ऑलराइट, अब स्टूडेंट समझने वाली बात यह है कि सिक्रीट कहां से किया जा रहा है एस्ट्रोजन को. तो यहां पे मैं दो चीजें आपके सामने वाजे करना चाहूंगा स्टूडेंट्स. पहली चीज तो ये कि जो ओवरीज हैं, आप लोगों को पता है कि इन ह्यूमन फीमेल्स और इन अदर मेमिलियन फीमेल्स जिनमें एस्ट्रस साइकिल्स भी चल रहे होते हैं या मेंस्ट्रुअल साइकिल या रिप्रोडक्टिव साइकिल्स चल रहे हैं, इनके अंदर एक महीने में एक ओवरी फंक्शनल होती है और एक फंक्शनल ओवम बनाती है. उसी के साथ करस्पॉन्ड कर रही होती हैं बहुत सारी चीजें विद इन द यूट्रस. तो ओवरी के अंदर जो चेंजेस आ रही हैं उनको हम कहेंगे ओवेरियन साइकिल. यूटरस के अंदर जो चेंजेस आ रही होती हैं उसको हम कहते हैं यूटेराइन साइकिल. ऑलराइट, लेकिन कमाल की चीज ये है जो अल्लाह ताला ने यहां पे सिंक्रोनिसिटी या एक इस तरह का मैकेनिज्म डेवलप किया है कि एक तरफ ओवरी के अंदर आने वाली तब्दीलियां, दूसरी तरफ यूट्रस के अंदर आने वाली तब्दीलियां, ये सब आपस में कंबाइन होके चल रहे होते हैं. ऑलराइट, इसको हम कहते हैं सिंक्रोनिसिटी. अब ये जो सिंक्रोनिसिटी कायम हुई है इसके पीछे केमिकल कोऑर्डिनेशन का बहुत अहम किरदार है स्टूडेंट्स. और क्या काम कर रहे हैं ये हार्मोन्स, इनको हम देखना स्टार्ट करते हैं. First thing is secretion, that the estrogen is secreted by specialized cells present within the follicles. जो ओवा बन रहे होते हैं स्टूडेंट्स, ओवा के इर्द गिर्द स्पेशलाइज्ड लेयर्स होती हैं सेल्स की. आपने ये बात याद रखनी है कि एक लेयर जो है वो तो होती है ग्रैन्युलोजा सेल्स की जो एस्ट्रोजन पैदा कर रहे हैं. ऑलराइट, इसी तरह एक और लेयर होती है थीका सेल्स की और वो पैदा करते हैं प्रोजेस्टेरॉन. तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट फीमेल हार्मोन्स हैं. ऑलराइट, अब आगे हम देखते हैं कि फॉलिकल्स के अलावा डायरेक्टली ओवरी के अपने इंटरस्टिशियल सेल्स, ये जो मैंने यहाँ पे आईसीज से मेंशन किया हुआ है, बुनियादी तौर पे ये क्या है, इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ द ओवरी. दे आल्सो हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस एस्ट्रोजन बाय देमसेल्व्स. ऑलराइट, अब एस्ट्रोजन पैदा हो जाए तो ये भी समझने की जरूरत है हमें यहाँ पे कि तीन मुख्तलिफ शक्लों में स्टूडेंट्स पैदा किया जाता है इसको. द फर्स्ट वन इज एस्ट्राडायोल, आल्सो नोन एज 17 बीटा एस्ट्राडायोल, जिसे आप एस्ट्रोजन के नाम से जान रहे हैं. ऑलराइट, ये सबसे ज्यादा बायोलॉजिकली एक्टिव एस्ट्रोजन है जो बहुत सारी यूं समझे कि डोमिनेटिंग एबिलिटी रखता है और बहुत सारी इस तरह की एक्टिविटीज जो बुनियादी तौर पे हम रिलेट करके पढ़ते हैं एस्ट्रोजन के साथ, वो सब के सब काम एस्ट्राडायोल ही परफॉर्म कर रहा है. देन एस्ट्रोन और एस्ट्रायोल, ये डिफरेंट टाइप्स इसकी मौजूद हैं, ये वेरिएंट्स मौजूद हैं जो कि डिफरेंट औकात में डिफरेंट स्ट्रक्चर से पैदा किए जा सकते हैं, जस्ट लाइक द प्लेसेंटा एंड अदर पार्ट्स. ऑलराइट, फंक्शंस क्या परफॉर्म कर रहा है स्टूडेंट्स, ये भी याद रखने वाली चीज है. ऑलराइट, समझिए भी जरूर और फिर इन्हीं पॉइंट्स को याद रखिएगा ताकि आपका लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर हो सके. क्या फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है एस्ट्रोजन? इट ब्रिंग अबाउट द सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स इन फीमेल्स. इसका मतलब ये है कि वही बात कि आप 8, 9, 10, 11, 12 साल तक तो बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह वाली लाइफ गुजार रहे होते हैं और ना ही कोई फिनोटिपिक चेंजेस आ रही होती हैं. लेकिन जैसे ही आप बचपन से बलूगत की जानिब आना शुरू होते हैं तो बॉडी के अंदर बहुत सारे अपेरेंट फीचर्स चेंज होते हुए नजर आते हैं, जैसे कि फीमेल्स के अंदर स्पेशली द डेवलपमेंट ऑफ द मेमोरी ग्लैंड्स, इसी तरह फिर आवाज की पिच का चेंज हो जाना और फिर इसी तरह और बहुत सारी तब्दीलियां आ जाना. तो ये बुनियादी तौर पे सेकेंडरी फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाएंगे. ऑलराइट, इनको कंट्रोल कौन करवा रहा है? एस्ट्रोजन. कॉज थिकनिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम. एंडोमेट्रियम इज द लाइनिंग ऑफ द यूटेरस
और यूट्रस की लाइनिंग को थिक करवाना, इसका मतलब यह है कि रिप्रोडक्टिव साइकिल्स का आगाज हो चुका है. सो इट इज द ऑनसेट ऑफ द प्यूबर्टी. ऑलराइट, so right before the ovulation during menstrual cycle, exert a positive feedback on pituitary to release luteinizing hormone which leads to ovulation. अब स्टूडेंट्स ये वाली बात आपकी किताब में इस तरह से लिखी हुई है कि किसी एक खास वक्त में जाके जो एस्ट्रोजन है वो पिट्यूटरी के ऊपर पॉजिटिव फीडबैक एक्सर्ट करता है. तो ये बात समझ लीजिए कि बुनियादी तौर पे जब रिप्रोडक्टिव साइकिल कंटिन्यूटी में चल रहा होता है फीमेल बॉडीज के अंदर, तो एक वक्त ऐसा आता है कि जब एस्ट्रोजन का अपना लेवल बहुत ज्यादा राइज कर चुका होता है. तो एस्ट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन में इजाफा होने की वजह से पिट्यूटरी के ऊपर एक पॉजिटिव फीडबैक इन्फ्लुएंस जाता है और उसकी वजह से LH और FSH दोनों हार्मोन्स को बहुत ज्यादा स्पीड के साथ पैदा किया जाता है. इसे हम कहते हैं इट इज द टाइम ऑफ द सर्ज ऑफ FSH एंड LH. तो LH का पैदा होना इट ब्रिंग्स अबाउट द ल्यूटिनाइजेशन, यानी कि फॉलिकल्स को मैच्योर करवाएगा, राइप अप करवाएगा और रप्चर करने में हेल्पफुल होगा. इसकी वजह से क्या होता है फिर कि वही सारे के सारे फॉलिकुलर सेल्स वो रप्चर हो जाएंगे और उनमें से ओवम को खारिज कर दिया जाएगा. इस अमल को हम कहेंगे दिस इज नोन एज ओव्यूलेशन. तो एस्ट्रोजन फॉलिकल्स की राइपनिंग के लिए LH को भी बुलवा रहा है by exerting a positive feedback on the pituitary और उसके साथ ही साथ ओव्यूलेशन भी करवा रहा है. तो दो फंक्शंस परफॉर्म कर दिए. सो ऑल्सो एड इन हीलिंग एंड रिपेयर ऑफ द यूट्रस आफ्टर मेंस्ट्रुएशन. अब यहां भी स्टूडेंट्स में चाहूंगा कि आप इसको दो हिस्सों में तकसीम कर लें. पहला हिस्सा ये कि इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, ऑलराइट, अगर किसी रिप्रोडक्टिव साइकिल में फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो मेंस्ट्रुएशन हो जाएगी और फिर उसके बाद ब्लीडिंग और वो सारे का सारा डेब्री वगैरह बॉडी से खारिज कर दिया जाएगा. अब जब सब कुछ निकल चुका होगा उसके बाद यूट्रस की वॉल को दोबारा से रिपेयर और हील करने की जरूरत होगी. तो उस सूरत में एस्ट्रोजन यहां पे हेल्प करेगा प्रोजेस्टेरॉन की. ऑलराइट, ये कौन सा केस है? व्हेन देयर इज नो फर्टिलाइजेशन. लेकिन दूसरा केस अगर हम डिस्कस करें कि इफ सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस और तो और फर्टिलाइजेशन के बाद प्रेगनेंसी भी हो जाती है, तो प्रेगनेंसी के बाद ये बात याद रखिएगा कि वेरी अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस के अंदर यूटेराइन वॉल कुछ खास किस्म की प्रोटीनेशियस सिक्रीशन सिक्रीट करती है और वो सिक्रीशंस एम्ब्रियो खा के और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता फर्दर डेवलपमेंट शो करता हुआ नजर आता है. तो ये बात काबिल गौर है स्टूडेंट्स यहाँ पे कि आपकी अर्ली खुराक है क्या थी. इट वाज द प्रोटीनेशियस सिक्रीशन ऑफ द यूटेरस. तो बाज़ औक़ात जो इंसान तकब्बुर से भरपूर नजर आते हैं उनको ये बात भी सोच लेनी चाहिए कि आपका वजूद किस तरह से जमीन के ऊपर पैदा होता हुआ नजर आता है और आपकी आगाज वाली खुराक क्या थी. तो शायद आप में आहिस्ता आहिस्ता ये तकब्बुर नाम की चीज खत्म होती चली जाए. वेल, अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस ऑफ द एस्ट्रोजन आप ये दोनों चीजें याद रखेंगे कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही तो यूटेराइन वॉल को हील करवा रहा है और अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है, प्रेगनेंसी हो जाती है, तो अर्ली फीडिंग फ्रॉम द यूटेराइन वॉल के लिए एस्ट्रोजन ही प्रोटीनेशियस सिक्रीशंस सिक्रीट करवाएगा. जी स्टूडेंट्स, फिर इसके साथ ही साथ कुछ और इंपॉर्टेंट फंक्शन जो आपने याद रखने हैं. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने यहां पे मेंशन की है, चैप्टर नंबर 16 में आप ये चीज पढ़ के आ चुके हुए हैं. इट इज अबाउट द ERT, एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी. अब ये क्या चीज होती है स्टूडेंट? समझने वाली बात ये है कि अगर एस्ट्रोजन सही काम कर रहा है, स्पेशली इन केस ऑफ द फीमेल्स की अगर हम बात करें, तो इट सस्टेन्स द बोन डेंसिटी. इसका मतलब है कि ये हड्डियों की मजबूती में अपना जबरदस्त किरदार अदा कर रहा है. यही वजह है कि ERT अपनाया गया कि वो फीमेल्स जिनमें ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं या ऑस्टियोपोरोसिस की अलामात नजर आ रही होती हैं, फिर उनको ERT का मशवरा दिया जाता है कि एस्ट्रोजन उनकी बॉडी के अंदर मौजूद होगा तो बोन डेंसिटी को इंक्रीज करने में हेल्पफुल होगा. ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर उसके साथ ही साथ हमेशा की तरह अगर कोई हार्मोन ओवर सिक्रीशन या अंडर सिक्रीशन में जाता है तो उसकी वजह से एबनॉर्मेलिटीज हो सकती हैं. तो यही चीज यहां पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी हो जाती है तो फिर क्या होगा? फेलियर टू मैच्योर इन यंग. इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि अगर बचपन से बलूगत का आगाज हो रहा है और उस वक्त अगर एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन में कमी हो गई है तो इसका मतलब यह है कि बलूगत के आसार नजर नहीं आएंगे, सेकेंडरी फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स अपीयर नहीं होंगे. फिर उसके साथ ही साथ स्टेरिलिटी इन एडल्ट्स. अगर मैच्योरिटी आ चुकी हुई है और उसके बाद अगर एस्ट्रोजन एब्सेंट हो जाता है या कंप्लीटली डेफिशिएंट हो जाती है ओवरीज या रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके अंदर एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है, तो उस सूरत में क्या होगा कि स्टेरिलिटी यानी कि भांजपन की कैफियत पैदा हो सकती है. क्योंकि अभी स्टूडेंट्स प्रीवियस स्टेप्स में मैंने आपको बताया है कि एस्ट्रोजन इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ओव्यूलेशन. तो ओवा की पैदावार जो है वो एस्ट्रोजन के इन्फ्लुएंस के तहत चल रही है.
तो इसका मतलब यह है कि अगर एस्ट्रोजन नहीं होगा या कम होगा तो ओव्यूलेशन भी कमजोर या कंप्लीटली एब्सेंट हो सकती है, उसकी वजह से मुकम्मल भांजपन भी पॉसिबल है इन ह्यूमन फीमेल्स। ऑलराइट, द सेकंड सिक्रीशन दैट वी हैव टू डिस्कस इज प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट फीमेल हार्मोन्स हैं स्टूडेंट्स। प्रोजेस्टेरॉन क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, इसकी सिक्रीशन से आगाज करते हैं इसके। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय थीका सेल्स ऑफ द फॉलिकल्स इन रिस्पॉन्स टू ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी। अब ये वाली चीज आप जरा सोचें तो भी आपको पता चलेगा कि LH को प्रोड्यूस करवाने के लिए पॉजिटिव फीडबैक जो एस्ट्रोजन ने दिया था इंटीरियर पिट्यूटरी को, उसी के तहत FSH और LH पैदा हुए, और LH की जो सर्ज है यानी कि LH में जो इजाफा हो रहा है ओव्यूलेशन से बिल्कुल थोड़ी देर पहले और फिर उसके बाद जो कुछ देर के लिए LH में इजाफा रहता है, उसके तहत प्रोजेस्टेरॉन की सिक्रीशन को स्टिमुलेट किया जाएगा। अब प्रोजेस्टेरॉन जैसे ही पैदा होगा तो पैदा होते साथ ही पहला काम क्या करता है कि इट इज इनहिबिटरी टू FSH। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को आते साथ ही ये रोक देता है कि नो मोर फॉलिकल्स आर अलाउड और नीडेड हियर। ऑलराइट, so progesterone inhibit FSH to inhibit, so we can say that inhibit or prevent further production of the follicles। ना मजीद फॉलिकल्स पैदा होंगे, ना मजीद ओवा जो है मैच्योरिटी या ओव्यूलेशन की जानिब आएंगे। causes further thickening of the uterine wall। एस्ट्रोजन ने जो थिकनिंग का आगाज करवाया था उसको मजीद कंटिन्यू करेगा और एंडोमेट्रियम की थिकनिंग में मजीद इजाफा करेगा। और इसके साथ ही साथ एक स्पेशलाइज्ड चीज स्टूडेंट्स जो यहाँ पे नजर आती है वो ये है कि अगर वॉल थिक होती चली जा रही है तो सेल्स में इजाफा हो रहा है, और अगर सेल्स में इजाफा हो रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे खुराक की भी जरूरत है। तो इसी वजह से यूट्रस की वॉल को वैस्कुलराइज भी किया जाएगा, यानी कि उसके अंदर एंजियोजेनेसिस का अमल किया जाएगा, ब्लड वेसल्स की मिकदार में तादाद में इजाफा किया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा ब्लड वेसल्स बनाए जाएंगे। ऑलराइट, क्योंकि अगर सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो फिर उसके बाद प्रेगनेंसी की तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। स्पेशली यहां पे जो ज्यादा इंटेंसिटी या ज्यादा डेंसिटी के साथ हमें जो ब्लड वेसल्स नजर आते हैं दे आर स्पाइरल ब्लड वेसल्स, ऑलराइट, और स्पाइरल आर्टरीज। अब स्टूडेंट्स ये सारी की सारी तैयारियां किस लिए की जा रही होती हैं विद एवरी रिप्रोडक्टिव साइकिल, कि शायद फर्टिलाइजेशन हो जाए और फर्टिलाइजेशन होने के बाद प्रेगनेंसी हो जाए, तो उस तैयारियों के लिए यहां पे प्रोजेस्टेरॉन अपनी खिदमत सरंजाम दे रहा है। लेकिन इन एक्टिविटीज के साथ ही साथ अगर वही बात कि यहां पे भी ओवर सिक्रीशन या अंडर सिक्रीशन वाला केस होगा तो फिर क्या देखा जाता है, उसके लिए स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके समझने के लिए भी और कंसेप्ट के लिए भी, कि जो प्रोजेस्टेरॉन है अगर ये FSH का इनहिबिटरी है और यूटेराइन वॉल को थिक कर रहा है, तो इन्हीं फैक्टर्स को रिसर्च में स्टडी करते हुए बाद में यूज किया गया प्रोजेस्टेरॉन को, दैट इट कैन बी अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव्स और द बर्थ कंट्रोल पिल्स। जी स्टूडेंट्स, अब आपके ज़हन में ये सवाल आ जाना चाहिए कि व्हाई प्रोजेस्टेरॉन इज यूज्ड इन द कॉन्ट्रासेप्टिव्स। अब इसके लिए आप दो पॉइंट्स याद रखिएगा। पहली चीज स्टूडेंट्स ये है कि इट सप्रेसेस द ओव्यूलेशन, यानी कि ओव्यूलेशन को कम कर रहा है, उसके ऊपर जो है दबाव डाल रहा है कि मजीद ओवा पैदा करने की जरूरत नहीं है। अब ओवा ही नहीं होंगे तो बेशक स्पर्म्स आ भी जाएं तो फर्टिलाइजेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि यहां पे इसने बर्थ कंट्रोल का पहला काम सरंजाम दे दिया। फिर दूसरा फंक्शन जो प्रोजेस्टेरॉन परफॉर्म कर रहा है वो क्या है स्टूडेंट्स, कि सर्विक्स वाले रीजन में म्यूकस को आहिस्ता 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 थिक कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो स्पर्म्स ने ट्रेवल करके आना था टुवर्ड्स द ओविडक्ट्स या फिलोपियन ट्यूब्स, वो स्पर्म्स नीचे से ऊपर की जानिब ट्रेवल करके जा ही नहीं सकेंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि नो स्पर्म्स नो फर्टिलाइजेशन। सो ये दो बुनियादी तौर पे वो वजूहात हैं जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरॉन को कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में या आबादी की रोकथाम के लिए इस्तेमाल होने वाली अद्वियात का हिस्सा बना लिया गया। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो इट इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द बर्थ कंट्रोल पिल्स, जिन्हें हम कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी कहते हैं। फिर उसके साथ स्टूडेंट्स आखिरी चीज इस सेशन की, एंड इट इज द टेस्टिस। टेस्टिस स्पेशलाइज्ड सिक्रीशन पैदा कर रहे हैं, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ द लेड एग। अब आपको थोड़ा सा रिव्यू अगर ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हो तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि द गोनेड्स आर द टेस्टिस, और टेस्टिस के अंदर फिर फर्दर छोटी छोटी नालियां मौजूद होती हैं जिन्हें हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर बहुत सारी इकसाम के सेल्स मौजूद हैं, जिसमें से एक स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जिनको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ द लेड एग या फिर लेड एग सेल्स। और इनका काम क्या है, ये टेस्टोस्टेरोन को पैदा करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द गोनेडोट्रोफिक हार्मोन्स ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी। अब स्टूडेंट्स टेस्टोस्टेरोन जैसे ही पैदा किया जाएगा
तो ये क्या क्या काम परफॉर्म कर सकता है, इन फंक्शंस को जरा देख लीजिए। इन फीटस इनिशिएट्स डेवलपमेंट ऑफ द सेक्स ऑर्गन्स, यानी कि आगाज की बात हो रही है बिल्कुल अर्ली डेवलपमेंट के अंदर। मेल्स के अंदर जो मेल गोनेड्स अपीयर हो रहे हैं, ये किसके जेरे असर पैदा हो रहे हैं? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द टेस्टोस्टेरोन एंड एंड्रोजेंस। एट प्यूबर्टी डेवलपमेंट ऑफ द मेल सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सेक्स ड्राइव, यानी कि सेकेंडरी मेल कैरेक्टरिस्टिक्स, डीप वॉइस का पैदा हो जाना और डिफरेंट रीजन्स के ऊपर स्पेशली फेशियल हेयर ग्रोथ को प्रमोट कर देना, ये तो हो गए सेकेंडरी मेल कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर उसके साथ ही साथ द डिजायर टू मेट इज नोन एज द सेक्स ड्राइव, के फर्टिलाइजेशन या मेटिंग की कोशिश करने के लिए जो फीलिंग्स या जो ख्यालात पैदा हो रहे होते हैं, इट इज नोन एज सेक्स ड्राइव। फिर उसके साथ ही साथ स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट चीज, और वो ये कि अंडर सिक्रीशन या ओवर सिक्रीशन तो बहुत सारे नुकसानात की सूरत में नजर आ सकती है। स्पर्म मोटिलिटी कम हो सकती है, स्पर्म काउंट कम हो सकती है, ह्यूमन मेल्स जो हैं वो भी इनफर्टाइल हो सकते हैं। बहुत सारे पुराने जमानों से हम ये सुनते चले आ रहे हैं कि सिर्फ फीमेल्स ही बहुत सारी खराबियों के या बच्चों के ना पैदा होने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है, मेल्स कैन ऑल्सो बी इनफर्टाइल। और हमारी सोसाइटी में इस तरह के लोगों को देख के अफसोस होता है कि जो अपनी कमियों या कोताहियों के जो सारे के सारे इल्जामात हैं या जिम्मेदारी है वो अपने दूसरे पार्टनर के ऊपर डाल रहे होते हैं। तो इस वजह से ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल्स चेक करने के लिए आम से टेस्ट मौजूद हैं, लैब्स के अंदर करवाए भी जा सकते हैं, क्योंकि स्पर्म मोटिलिटी या स्पर्म प्रोडक्शन में कमी होना मेल इनफर्टिलिटी का बायस भी हो सकता है। सो मेल्स कैन आल्सो बी इनफर्टाइल। ऑलराइट, फिर उसके बाद कैस्ट्रेटेड मेल का आपकी किताब में जिक्र किया गया है कि इफ देयर आर नो टेस्टीज, अगर टेस्टीज हटा दिए जाएं, रिमूव कर दिए जाएं बॉडी से, तो उस अमल को कहते हैं कैस्ट्रेशन। ऑलराइट, अब ऑब्वियसली जब टेस्टीज होंगे ही नहीं तो देयर विल बी नो टेस्टोस्टेरोन। अब टेस्टोस्टेरोन अगर नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि फेलियर टू डेवलप सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकेंडरी मेल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप ही नहीं होंगे और बॉडी टेंड्स मोर टू बी इमेच्योर फीमेल। और बॉडी के अंदर जो एक खराबी होती है हमें नजर आएगी वो ये है कि बचपना कायम रहेगा और फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक्स की टेंडेंसी डेवलप होना शुरू हो जाएगी बॉडी के अंदर। फिर इसके साथ स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट चीज सब मेल स्टूडेंट्स को मैं जरूर बताना चाहूंगा कि बाज़ औक़ात आपकी एज में स्टूडेंट्स को शौक होता है कि जिम वगैरह ज्वाइन करें। तो जिम ज्वाइन करते साथ ही चूंकि मसल्स वगैरह गेन करने की जरूरत होती है, तो उस सूरत में प्रोटीन मैस या मसल मैस गेन करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्टर्स जो हैं वो टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शंस या इस तरह के और आप लोगों को डिफरेंट सप्लीमेंट्स देना शुरू कर देते हैं। तो इस हवाले से स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अगर आप नॉर्मल से कम जा रहे हैं तो फिर तो शायद आपको अपनी फिजियोलॉजी को अल्टर करने की जरूरत है, फिर आप टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शंस वगैरह या इस तरह से मेडिकेशन पे जाएं। लेकिन अगर आपके पास पहले ही स्टैंडर्ड या ऑप्टिमाइज्ड लेवल्स पैदा हो रहे हैं तो फिर आपको सप्लीमेंट्स के तौर पे टेस्टोस्टेरोन इंजेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी।